एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स के हम नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्टेड होंगे और साथ ही आपके पीवाईक्यूज़ को भी ये कंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के नोट्स देख ही लिए होंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ इंक्लूडेड थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाई गई थी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी मिल गए होंगे आई थिंक। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग शॉर्ट नोट्स। तो लिमिटेशंस, ऑक्टेट रूल पहले क्या होता है? ऑक्टेट रूल क्या होता है? कहते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर स्टेबिलिटी ले आता है, स्टेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। लेकिन लिमिटेशंस क्या रहे, पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल वैलिड क्यों नहीं है? ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8, उनको आप सुपर ऑक्टेट बोलते हो या फिर हाइपर वैलेंट बोलते हो जिनको आप, वो अभी भी स्टेबल है। वो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बावजूद कैसे हैं? स्टेबल हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स उन लोगों ने गेन कर रखे हैं, तब भी वो कैसे हैं? स्टेबल रह रहे हैं। उनको आप सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के यहाँ लिखे हुए हैं। इसके एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट तब भी वो स्टेबल है, जैसे BeCl2, जैसे BF3, जैसे BCl3। ये सब एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड्स की तरह। लुईस एसिड्स यानी कि एक्सेप्टर की तरह। ये कहते हैं ला मुझको दे, कौन? इलेक्ट्रॉन दे, ला लुईस एसिड्स आर एक्सेप्टर। नोबल गैसेस, दैट इज नोबल गैसेस के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी वो बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बॉन्डिंग? स्टेबल रहने के लिए भाई, स्टेबल वैसे भी है और इस तरीके से स्टेबिलिटी लाने के लिए नोबल गैस रिएक्ट करें। तो आर एक्सेप्शंस टू, एक्सेप्शंस नहीं सॉरी, लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए NO2 हो गया, NO हो गया, ClO2 हो गया, ये सब हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किस में देखने को मिलेगी? NH3 में देखने को मिलेगी। BF3 को ये देखा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, sp से शायद sp2 हो जाती है। आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट श्योर, तो आप लोग देख लेना इसको। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है, जिधर डोनर और एक्सेप्टर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है किसके साथ? FON के साथ। आयनिक कंपाउंड्स इसमें सॉल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वैसे इनसॉल्यूबल होते हैं हर चीज़ में, बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में इट इज़ आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा FON के साथ। क्लोरीन अटेन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, जिसको आप कह रहे हो आर्गन। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो होती है, ठीक है, इजीली। उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। मतलब चार्ज के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली टू साइज है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला V - L - S/2। V वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के? L लोन पेयर कितने हैं? S शेयर्ड पेयर कितने हैं? ठीक है, कोवैलेंसी कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं? HCl एक गैस है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी, एक्वस के फॉर्म में आयनिक बॉन्ड बनाएगी। फजान्स रूल क्या कहते हैं? FCI कहता है। मतलब फजान्स रूल कोवैलेंट कैरेक्टर बताएगा इन आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर। क्या कहता है कि कैटायन में साइज, चार्ज छोटा हो, चार्ज बड़ा हो और साइज छोटा हो। एनायन के केस में दोनों चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड के पास रियल एग्जिस्टेंस होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये रहता है 1 + पाई बॉन्ड प्लस अपॉन सिग्मा बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, देखो 3 है ना टोटल ये, जिसमें 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा। और कार्बन के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, C2। ठीक है, नेक्स्ट, कब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? स्टेरिक नंबर बराबर होता है हाफ
वैलेंस शेल में कितने सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस मोनो एटमिक माइनस केटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, प्लस एनायन, एनायन जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसको ऐड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगी 4। जब स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो 6 बॉन्ड एंगल बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। अगर 5 स्टेरिक नंबर आ रहा है तो 10 बॉन्ड एंगल बनते हैं, टोटल 10 बॉन्ड एंगल बनते हैं, जिसमें से 6 बनते हैं 90 डिग्री के और 3 बनते हैं 120 डिग्री के। 6 स्टेरिक नंबर आ रहा है तो 15 बॉन्ड एंगल, 3 180 के, बाकी के 12 के 12, 90 के 12 के 90। ठीक है। When to apply NBPR theory? NBEPR theory कब लगेगी? NBPR theory कब लगेगी? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही हो, सेकेंड पीरियड सेंट्रल एटम जो हो सेकेंड पीरियड का हो, सराउंडेड एटम जो हो लार्ज साइज का हो, तब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा आएगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है? Bond angle is inversely proportional to lone pair of central atom. Bond angle is inversely proportional to 1 upon electronegativity of surrounding atom. लिखा हुआ है यहाँ पे bond angle directly proportional to electronegativity of central atom, inversely proportional to the electronegativity of surrounded atom, और लोन पेयर के इन्वर्सली होता है सेंट्रल एटम के। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलता है? म्यू कोवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, यू कैन से लाइक दैट, क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, ऐसे करके लिखते हैं। ये पॉइंट रह गया। बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर के केस में ज़्यादा रहता है, लोन पेयर अगर उस ही NH3 में सपोज कर लो, NH3 में क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा जा रहा है, अगर म्यू कोवेलेंट अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100 करते हैं हम, ठीक है, परसेंटेज अगर निकालनी है। म्यू आयनिक कैसे निकालेंगे? म्यू आयनिक का फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस, ठीक है। Q होता है चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कॉलम ले सकते हैं। 4 अगर ESU सेंटीमीटर ESU में लेना है तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10। क्या? अगर हमें कॉलम में लेना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अगर हमें Q को कॉलम में लेना है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे? म्यू कोवेलेंट किस में दे रखा है हमें, तो अगर हमें Q की वैल्यू कॉलम में चाहिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, और अगर 4.8 ESU में चाहिए, सेंटीमीटर ESU में, तो ये आ जाएगा। और 1 D/, इसकी यूनिट होती है D/, तो 1 D/, कितना होता है? 10⁻⁻18 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? अगर म्यू 0 के बराबर आ रहा है तो इट इज़ नॉन पोलर कंडीशन, म्यू 0 के बराबर आ रहा है। पैरा मतलब होता है 180, मेटा मतलब होता है 120, ऑर्थो मतलब होता है 60, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इसका रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए NF3 से ज़्यादा NH3 का रहता है, क्योंकि इसमें 3 इस तरीके से बट जाते हैं और इसमें 3 इस तरीके से बट जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से किसका ज़्यादा हो जाता है? NH3 का ज़्यादा हो जाता है। किसका ज़्यादा होता है? NH3 का ज़्यादा होता है। NF3 से डाइपोल मोमेंट कैसे करो? दोबारा लिखो, H2O NH3 NF3 और लास्ट में आएगा BF3। HF का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन टू डाइपोल मोमेंट है कि H2O का HF का ज़्यादा रहेगा, H2O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। BF3 का कम रहता है H2S से, BF3 सबसे कम है, ये मान लो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बनेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगा। ओवरलैपिंग कैसे हो पाएगी? 3 केसेस से हो जाएगी ओवरलैपिंग। ये तीनों कंडीशन है। सेम फेज होना चाहिए, सिमिलर या फिर कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है।
या फिर सेम सिमेट्री भी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम ओवरलैपिंग करा पाएंगे। स्ट्रेंथ किस तरीके से रहती है? सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ एफ में है, फिर डी में है, फिर पी में है, फिर एस में होती है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 शेल नंबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 शेल नंबर। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर कौन है? सिग्मा बॉन्ड है। कौन है? सिग्मा बॉन्ड है। एसपी में देखो, एक होता है जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो सारे के सारे पी पाई बॉन्ड्स बन रहे होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो एक पी पाई बनेगा, बाकी के दो पी पाई डी पाई बनेंगे। और sp3 आएगी तो सारे पी पाई डी पाई बनेंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। शेप इनका हमेशा एसिमेट्रिकल लेता है। नोड्स कैसे होते हैं? सिग्मा में 0 होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन को पाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल निग्लेजिबल हो, 0 हो। तो 0 सिग्मा में। सिग्मा स्टार में एक रहता है नोड, पाई में 1, पाई स्टार में 2। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के केस में वो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है? NB माइनस Na/2। क्या है ये? बी और ए, बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, पैरामैग्नेटिक का केस, अगर 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एलिमेंट। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जो भी है, एंटी बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन द केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो वो लेस स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर देन कोवलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है, इंटर और इंट्रा। इंट्रा होती है दो डिफरेंट में, इंट्रा होती है एक ही के अंदर, सेम के अंदर। इंटर होती है दो डिफरेंट के अंदर, जैसे कि इथाइल अल्कोहल। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। ये 5-6 मेंबर और 1-2 ग्रुप पे ही हो पाती है। ओ नाइट्रोफिनॉल इज इंट्रा ओ नाइट्रोफिनॉल इज इंट्रा। सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सिमेट्रिकल बॉन्ड एक्सिस पे होगी। विद दिस हमने ये कंप्लीट कर लिया। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें O2 का पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर समझना होता है। और यही था इस चैप्टर में। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमने इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स कवर कर लिए हैं। ऐसे ही आपके शॉर्ट नोट्स आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।